हाँ, तो हम लोग ज्योतिष में प्रवेश करते हुए पहले ज्योतिष का परिचय हम लोग देखते हैं। तो ज्योतिष क्या है भैया? तो ज्योतिष के लिए सबसे पहले तो बताते हैं, ज्योतिषाम चक्षुः। जो वेद पुरुष है उनका, वेद पुरुष का जो नयन है, चक्षु है, वो है ज्योतिष। तो वेद, अब वेद तो अपौरुषेय है, तो जैसे वो अपौरुषेय है वैसे ज्योतिष भी क्या है? अपौरुषेय है। अब यहाँ वेद अंगी है और ज्योतिष अंग है। ये कहाँ पहुंच गया है? हाँ, तो भारतीय ज्योतिष, तो ज्योतिषाम नयनम चक्षुः। ये कहते हैं, अपनी बात को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, ज्योतिष की तरफ इंगित करते हैं कि जैसे हम लोग रात में पहले छतों पे सोया करते थे तो तारों को देख करके तारों को गिना करते थे। कुछ लोग बोलते थे कि तारे टूट कर गिरते हैं तो उनसे अगर अपनी मनोकामना कहो तो वो पूरी हो जाती है। तो वस्तुतः कभी कभी प्रश्न आता है कि ये तारे, ये सूर्य, ये ग्रह नक्षत्र क्या है? तो वस्तुतः इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, इनका जो इतिहास है, तो सबसे पहले इनके सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे इत्यादि ये जो ग्रह हैं, इनकी गणना को ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अब ये ज्योतिष क्या है भैया? तो ये ज्योतिष है ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्र। मतलब सूर्य आदि ग्रहों का, काल का बोध कराने वाला जो शास्त्र है वो ज्योतिष शास्त्र है। अब इसमें सूर्य, चंद्र आदि और काल कह दिए, वो आदि। काल के दो प्रकार हैं, काल के दो प्रकार हैं। एक है समय वाला काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। अब एक है मृत्यु वाला काल, है ना? तो वो भी इसी समय से जुड़ा हुआ, सबके सबका एक समय होता है इत्यादि। अब हम ज्योतिष की महिमा को देखते हैं। ज्योतिष की प्रारंभ में बात शुरू कहाँ से हुई? तो सबसे पहले कहा, वेदास्तावत यज्ञ कर्म प्रवृत्ता यज्ञ प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। है ना? प्रारंभ में मुहूर्त निकालने की आवश्यकता होती थी कि भाई, हमने कहा ना यजुर्वेद का मुख्य कार्य क्या है? यज्ञ। वेदों का जो मूल आधार है वो यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में जो यज्ञ होंगे तो भैया यज्ञ कब से शुरू करें, अब ये जानना है। तब ये जानने के लिए नक्षत्र देखेंगे, मुहूर्त देखेंगे, काल देखेंगे, समय इत्यादि, है ना? तो वो देखने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता होती है। इसके बाद ऊपर इन्होंने कहा कि वेद के 6 अंग हैं, तो उन 6 अंग में अच्छा, धर्मेंद्र मिश्रा जी का प्रश्न है, आपने बढ़िया प्रश्न किया। तो लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर दे ही देता हूँ प्रमाण सहित। देखिए, बात वेदत्रयी की क्यों आती है? क्योंकि जो ऋग्वेद है वो पद्य में है, जो यजुर्वेद में है, जो यजुर्वेद है वो गद्य में है, और जो सामवेद है वो गीतात्मक है, गेयात्मक है। इसीलिए इन 3 प्रकार की रचनाओं में जो अथर्ववेद है उसमें तीनों हैं,
गेय भी है, गेय तो बल्कि कम है, यह गद्य भी है, पद्य भी है। तो इसलिए मूल जो है तीन ही है, इसलिए इनको वेदत्रयी कहा गया। लेकिन वेदत्रयी में चारों वेदों का नाम आ जाना चाहिए, आ जाता है, क्योंकि ये चारों वेद इन्हीं तीन प्रकार की रचनाओं में सम्मिलित है, इसलिए इनको, और इन तीनों की प्रधानता के कारण इसको वेदत्रयी कहा जाता है। लीजिए आपके प्रश्न का उत्तर भी यहाँ। अगर और कोई प्रश्न होगा या आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो आप बोल दीजिएगा ना, हमको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, आप बोलिएगा, ठीक है। त्रयी, त्रयी शब्द का प्रयोग वेदों के लिए होता है। किसके लिए? वेदों के लिए। वेदत्रयी का अर्थ है तीन वेद, शाब्दिक अर्थ ऋक, यजुः और साम। ऋक मतलब होता है ऋचा, जो पद्य में हो। यजुः मतलब होता है मंत्र, जो गद्य में हो, जो यजुष है। कर्म कांड करवाने के लिए, पूजा पाठ करवाने के लिए हम जिन मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं यजुर्वेद के, उनको यजुः बोलते हैं, यजुष। साम वेद में गेयात्मक मंत्र है, इनको गाया जाता है। तो मीमांसा दर्शन में त्रयी शब्द तीन प्रकार की रचना का द्योतक है। इसके अंतर्गत चारों वेदों को रखा गया है। पद्यात्मक रचना ऋक है, गद्यात्मक रचना यजुः है और गीतात्मक रचना साम है। इस प्रकार से अथर्ववेद भी त्रयी के अंतर्गत आ जाता है। आपका शंका समाधान हुआ? ऐसी जिनकी शंकाएं हैं वो शंकाएं आनी चाहिए सामने, ताकि उसका समाधान हो। तो वेद के 6 अंग हैं, तो उसमें जो ज्योतिष है, तो यथा शिखा मयूराणाम नगानाम मयूर यथा, जैसे मोर के सिर पर शिखा होती है, सांपों में, नागों में मणि होती है, उसी प्रकार से जो वेदांग शास्त्र है, वह वेदांग शास्त्र मूर्धनि तिष्ठति, मोर की शिखा और नागमणि के ऊपर, सिर के ऊपर विराजमान है। एक बात और कही गई भैया कि ज्योतिष को त्रय स्कंधात्मक या स्कंध त्रयी कहते हैं। इसके 3 स्कंध हैं, हम आपको बताएंगे इसको। तो पहला स्कंध है सिद्धांत, दूसरा है संहिता और तीसरा है होरा। इन तीनों रूप स्कंध इसके ज्योतिष के हैं। ऐसा 3 स्कंधों वाला वेद का निर्मल चक्षु अंग जो नेत्र है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र है ना। इस प्रकार से और भी ज्योतिष की महिमा कही गई है। अब भैया, अब बात करते हैं, एक बात और कहते हैं कि बाकी शास्त्र तो अप्रत्यक्ष है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है। क्या है? प्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है। जो इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो पहले ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष थे, नागेंद्र पांडे जी, प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी। तो वो कहते हैं, और अन्य ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि ज्योतिष जो है प्रकाशित विद्या है, ज्योतिष विद्या है और प्रकाशित विद्या है। इसको आप करते हो तो आप भी प्रकाशित होते हो, और ये विद्या जहाँ रहती है वहाँ तो प्रकाश में रहती ही है। देखो, जहाँ कहीं भी एक ज्योतिषी बैठ जाए, लोग, जिनको लोगों को पता लग जाए कि पंडित जी ज्योतिषी है, हाथ देखते हैं, देखो लाइन लग जाएगी तुरंत। इस प्रकार से, और ये विद्या अर्थकरी विद्या है,
धन की प्राप्ति भी करवाती है। कुछ विद्वान ज्योतिष शास्त्र के दो ही स्कंध मानते हैं, गणित एवं फलित, लेकिन है तीन। ठीक है, दो ही क्यों मानते हैं, इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि जो कर्मकांडी पंडित जी लोग या ज्योतिषी लोग हैं, उनको दो से ही काम रहता है, गणित एवं फलित। बाकी जो तीसरा काम है वो पहले पंडित जी लोगों का था, लेकिन आजकल विज्ञान वालों ने ले लिया है। आजकल अपने यहाँ के भी बहुत सारे विषय विज्ञान वाले अपनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसका महत्व समझ नहीं रहे हैं। जैसे अभी योग का डिप्लोमा, योग का सर्टिफिकेट, योग से रिलेटेड योग की क्लासेस, योग से यूजी, योग से पीजी विज्ञान करवाने लगा है। ऐसे ही ज्योतिष का एक शास्त्र है संहिता, है ना। मतलब जिस शास्त्र में, जिसको हम लोग खगोल विज्ञान बोलते हैं, तो खगोल विज्ञान जो है भूगर्भ वालों ने उसको ले लिया है। तो अब इसका अध्ययन वो लोग करते हैं, तो पंडित जी लोग दो ही से मतलब रखते हैं, इसलिए इन्होंने दो ही कहा। बात समझ गए। अब आइए चलते हैं गणित एवं फलित। तो भैया गणित शास्त्र जो है गणना शब्द से बना है। अभी ज्योतिष जो है गणना का सबसे प्रारंभिक स्वरूप बताता है, देता है। मोहित शर्मा ने हाथ उठाया। जी मोहित जी। गुरुजी, खगोल विज्ञान क्या होता है? जिसमें जैसे ज्योतिष के दो डिपार्टमेंट, ज्योतिष के कई डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है ज्योतिष का, जैसे ग्रहों की गणना करना, सूर्य चंद्रमा की दूरी, सूर्य चंद्रमा का प्रभाव। तो तीन चीजें, सबसे पहला हुआ कि सूर्य चंद्रमा की दूरी क्या है, सूर्य इत्यादि क्या है, मतलब इसमें, और ये इनसे दूरी इत्यादि कितनी है, इनका क्या है, फिर इसका फलादेश क्या है। इसके बीच में एक आता है केवल सूर्य चंद्रमा इत्यादि। अगर हम केवल सूर्य चंद्रमा ग्रह के तारों का अध्ययन करते हैं तो वो आता है एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन अगर हम जो है, एक होता है खगोल शास्त्र, ख मतलब होता है आकाश, ख मतलब क्या होता है, आकाश, आकाश का अध्ययन। और दूसरा होता है भूगर्भ विज्ञान या भूगोल शास्त्र, तो वो चला जाता है भूगर्भ विज्ञान में। अब एक आता है जैसे कि वर्षा कब होगी इत्यादि, ये कब होंगे, तो ये ऐसा मानसून इत्यादि बहुत सारी चीजें, ये हम आपको आगे करके कि अभी बता दें आपको, अभी बताने से कक्षा डिस्टर्ब होगी, हम आपको कल बताएंगे। ठीक है। जी गुरुजी। यहाँ एक ग्रंथ था जातक पारिजात, हो सकता है अगर अभी दिखे आप लोगों को, ये चर्चा कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं प्रभु जी। आइए, ये है ज्योतिष शास्त्र का मूल। ये किताब आपके पाठ्यक्रम में है। ये जो तीन किताबें आप अभी देख रहे हैं लगातार, तीनों किताबें आपके पाठ्यक्रम में है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वर्तमान समय में जो तीन सिद्धांत हमारे हैं, जो गणित और फलित के अंदर में आते हैं, इसमें एक था खगोल विज्ञान, जो आजकल दूसरे विज्ञान का भाग हो गया है। ठीक है। अभी जो वर्तमान में जो बच्चे हैं, उसको भी हम लोग तीन स्कंध में बांटते हैं, या पहले से भी हम लोग ऋषिजन। तो ये देखिए आपके सामने स्पष्ट दिख रहा है कि ज्योतिष का जो मूल है तो क्या है। देखिए वृक्ष के नीचे क्या है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, उपनिषद, पुराण और तंत्राणी, इन सभी चीजों में ज्योतिष है। अब आप कहेंगे गुरुजी
ऋग्वेद में और यजुर्वेद में तो है ज्योतिष, हमने मान लिया, चारों वेदों में है ये भी मान लिया। आप कहेंगे उपनिषद में तो उपनिषद में भी है भैया, कहेंगे पुराण में तो अग्नि पुराण में और गरुड़ पुराण में बढ़िया ज्योतिष के विषय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अब आप कहेंगे जो पंडित जी लोग हैं, आप कहेंगे कि गरुड़ पुराण हमने जजमान के यहाँ कई बार सुनाया है, उसमें तो कभी ज्योतिष नहीं मिला। क्यों, ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी गुरु जी। हाँ, तो वस्तुतः जजमान के यहाँ हम लोग जो ज्योतिष जो गरुड़ पुराण सुनाते हैं, वो गरुड़ पुराण का केवल एक भाग सुनाते हैं, उत्तर कल्प सुनाते हैं। जब आप उस किताब को पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें लिखा रहेगा नीचे गरुड़ पुराणे सारोद्धारे उत्तर तंत्रे प्रेत कल्पे लिखा रहता है। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? तो वो जो है प्रेत कल्प है, उत्तर भाग है, सारोद्धार है। जो असली गरुड़ पुराण लेंगे तो बहुत मोटा है और उसमें पर्याप्त विज्ञान के कई भाग आपको प्राप्त होते हैं, साथ में आपको ज्योतिष की पर्याप्त विद्या वहाँ उपलब्ध होती है। अब ये ज्योतिष का वृक्ष है। तो ज्योतिष के 3 स्कंध हुए, 3 सिद्धांत हुए, मतलब 3 शाखाएं हुई। तो सबसे पहले हम लोग एक एक शाखा की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिद्धांत शाखा की। तो सिद्धांत भैया, सिद्धांत से गणित का जन्म होता है। सिद्धांत से किसका जन्म होता है? गणित का जन्म होता है। तो हमारे यहाँ कई प्रकार की गणित थी जो आज जो है नहीं बची है, लुप्त हो गई है। बहुत कम गणित हम लोगों को उपलब्ध है। तो जैसे देखिए सिद्धांत के भाग में पाटी गणित विषय, बीज गणित विषय, रेखा गणित विषय, त्रिकोणमिति विषय, चक्रीय त्रिकोणमिति विषय, गोलीय रेखा गणित विषय, गोला अध्याय, और ये भी कोई है ना, ये इसमें स्पष्ट भी नहीं हो रहा है। चलन कलन विषय, करण ग्रंथ राशि विषय इत्यादि, है ना। तो ये सिद्धांत के भाग हुए। तो अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित इत्यादि ये सारी चीजें गणित के सिद्धांत शाखा के अंतर्गत आई। सूर्य सिद्धांत इत्यादि इसके प्रमुख ग्रंथ हैं। लीलावती जो है बीज गणित का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ, सुना होगा आपने, वो भी ज्योतिष से ही संबंधित है, ज्योतिष का ग्रंथ। 1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग हमें, तब से आप लोग ध्यान से इसका अध्ययन करते रहिए। लीलावती गाड़ी स्टार्ट हुई तो चाबी दे देना, जरूरत पड़ी। हाँ, मेरी आवाज जा रही है? जी गुरुदेव। अब बचता है होरा। तो ये होरा क्या है भैया? ये होरा बना है अहोरात्र से। तो वास्तविकता में ये फलित ज्योतिष का भाग है। ये किसका भाग है? फलित ज्योतिष का। ये गणित ज्योतिष है, तो ये फलित ज्योतिष है। अब इसमें क्या क्या है भैया? तो जातक ग्रंथराशय,
क्या? जातक ग्रंथ राशयः, प्रश्न ग्रंथ समूहः। अब इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे, जैसे प्रश्न विचार, प्रश्न इत्यादि, ये है प्रश्न ग्रंथ समूह। मुहूर्त ग्रंथ, इसमें बहुत जितने भी प्रकार के मुहूर्त ग्रंथ हैं ये सब आ जाएंगे। नष्ट जातक विषय, कोई चीज नष्ट हो गया इत्यादि जो भी, इसका पंचांग निर्णय ग्रंथ, ताजिक ग्रंथराशय। तो ये जो जातक ग्रंथराशय और ताजिक ग्रंथराशय, ये दोनों जो है आज का जो जन्म कुंडली वाला सिस्टम है इसको बताता है। और जो बाकी के जितने हैं प्रश्न वाले, तो आजकल प्रश्न के बहुत सारे आपके अंक ज्योतिष भी प्रश्न शास्त्र का अंग है। टैरो कार्ड को भी एक दृष्टि से माना जा सकता है, क्योंकि ये सभी जितने भी विधाएं प्रश्न पर आधारित है। अंक ज्योतिष भी प्रश्न पर आधारित है, टैरो कार्ड भी प्रश्न पर आधारित है, रमल शास्त्र भी प्रश्न पर आधारित है, इत्यादि जितनी विधाएं हैं सभी। लेकिन अब आगे आपको एक तीसरा भाग दिखाते हैं। तीसरा भाग है संहिता का। तो वास्तविकता में इस संहिता को बाद में थोड़ा सा बदलाव किया गया। पहले इसमें पूरा खगोल शास्त्र इत्यादि भी सम्मिलित होते थे, लेकिन अब इसका जो स्वरूप है, तो देखिए स्वप्न अध्याय, जैसे लोग बोलते हैं गुरुजी हमने ये सपना देखा, हम बहुत डर गए, क्या फल होगा इसका। फिर स्वर ग्रंथ, जो स्वर विचार होता है ना, ये स्वर ग्रंथ, ये स्वर भी, ये भी वैसे वस्तुतः प्रश्न शास्त्र का ही अंग है, तो स्वर विज्ञान। फिर पल्ली पतन विचार, पल्ली मतलब क्या होता है? छिपकली। तो छिपकली गिर जाए, तो ऊपर छिपकली गिरे तो उसका क्या विचार है? शांति ग्रंथ राशय, मतलब जो जो समस्या इत्यादि है उनकी शांति के लिए, शांति निमित्त ये है। वृष्टि विचार ग्रंथ, बारिश कैसे कब होगी इत्यादि का जो विचार रहेगा। ये भी कुछ है। शुभ अशुभ का विचार करता है। ये शोधन आदि का विचार करता है। भूमि शोधन, जल शोधन इत्यादि बहुत प्रकार के। ये शकुन ग्रंथ राशय है, जो शकुन आगे बिल्ली आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो इस पर जो है शकुन ग्रंथ। इसके बाद ये वस्तु इत्यादि से संबंधित है। ये जो है सामुद्रिक शास्त्र ग्रंथ, इसमें जो है पूरा सामुद्रिक शास्त्र के विषय में, हस्तरेखा के विषय में। आपके साथ बदमाशी की है, समझ गए? क्या बदमाशी करे? ये हमेशा बदमाशी की है शशांक भाई। अच्छा शशांक भाई, हाँ, ये तो बदमाश सही है नंबर की। जब हम आपको बुलाने की बात किए हैं तब ये तुरंत भाग के आए हैं आपके पास। आप आ कहाँ से रहे हैं? बेचू से आ रहे हैं महाराज, और कहाँ से आएंगे? अच्छा, तो चलिए हमारी अभी कक्षा चल रही है। क्या अभी 8 बजे तक चलती है ना? नहीं, अब इसमें दो ये दो पहले कक्षा मेरा है। फोन चार्जिंग में लगाइए। हाँ लगा दीजिए। लगाइए। ये कौन सा? हमेशा मेरे साथ बदमाशी की है और आपके पास भाग के चले आते हैं, और जब हम कहते हैं कि नहीं अम्बिकेश जी को लेके चलिए तो कहते हैं कि नहीं तो ये हमारा हो गया है, छोड़ दीजिए। अब मैं उनके विषय में क्या कह सकता हूँ भैया? क्यों नहीं कह सकते हैं? हमारे विषय में तो आप हमेशा कहते हैं, उनके विषय में क्यों नहीं कह सकते हैं? अभी तो देखिए भैया, हमको भी हमारा क्लास डिस्टर्ब मत करिए, चलने दीजिए क्लास को प्लीज। अब हम कुछ नहीं करें, हम आइए बाहर, क्लास खत्म करके आइए। हमको दोष मत दिया करिए आप। हम किसी को दोष नहीं देते भैया। नहीं, आप एक पक्षी हैं। आप शशांक के मामले में आप एक पक्षी हो जाते हैं, और हमारे मामले में जो आप जो है कोई पक्ष नहीं लेते हैं। चलिए हम क्लास खत्म करके आते हैं 10 मिनट में। खत्म करके आइए फिर से बाहर। ठीक है।
हाँ, हमारी आवाज जा रही है? जी आ रही है महाराज। हाँ, तो इस 3 प्रकार के जो है हमारे यहाँ ज्योतिष के 3 स्कंध हैं और इन तीनों का हम लोग भली भांति उपयोग करते हैं। तो हम लोग इस 1 वर्ष के डिप्लोमा कक्षा में पहले सेमेस्टर में गणित ज्योतिष पढ़ेंगे और सेकंड सेमेस्टर में फलित ज्योतिष पढ़ेंगे। चलिए अब आगे भी थोड़ा सा हम ज्योतिष का परिचय देख लेते हैं। अब हम ज्योतिष के कुछ तत्वों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे गणित शास्त्र। गणित शास्त्र गणना शब्द से बना है। कोई भी चीज़ की गणना, सूर्य से हमारी दूरी कितनी है, इस नक्षत्र से इस नक्षत्र की दूरी कितनी है, और जो है राशियों की किसी भी प्रकार का गणना जो है वो गणित ज्योतिष का भाग है। तो गणित भी हमारे यहाँ 2 प्रकार का है। एक गणित जो दिखाई देती है, दूसरी गणित जो दिखाई नहीं देती है। तो जो व्यक्त गणित है, व्यक्त गणित में अंक गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, चलन गणित इत्यादि माने जाते हैं। अव्यक्त गणित में माना कि एक्स वाई जेड, एक्स बटा बी बराबर जेड, जो आप लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, है ना जी। ये जो है अव्यक्त गणित कहा जाता है, माना कि। अब अगला आता है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष में फलादेश कथन, सूर्य से चंद्रमा की दूरी इतनी है, अगर उस समय किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय सूर्य का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इस दूरी को कैलकुलेट करके उसका जो फल है उसको कहना ही फलित ज्योतिष है। अब वो शुभ फल होगा कि अशुभ फल होगा, तो शुभाशुभ फलों को बताना ही इस शास्त्र का परम लक्ष्य रहा है। इसकी भी अनेक विधाएं आज प्रचलित हैं, जैसे आयुर्वेद इत्यादि। आपको पता है कि आयुर्वेद इत्यादि में भी बहुत सारे दवाइयों की दवाई, बहुत सारी बीमारियों की दवाई, इस नक्षत्र में इस जड़ को ग्रहण करें, फिर इसको पीसें, घी के साथ इसका परिपाक बनाएं, फिर इसको ग्रहण करें। हमारे के.डी. त्रिपाठी गुरु जी को, उनको कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर, और वो जो है अपनी उम्र सीमा से अधिक, मतलब 2 वर्ष तक जो है वो केवल आयुर्वेदिक दवाई और परिपाक पर जो है वो जीवित रहे। और ये उनका वाकई अपना कथन और अपना अनुभव था। और वो सब विशेष क्योंकि उनका परिवार भी आयुर्वेदिक परिवार से था। उनके तो वो लोग नक्षत्रों में जड़ियों को, दवाइयों को स्वीकार करते थे। नक्षत्रों से भी होता है, कोई आपको बुखार हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, इस नक्षत्र में हुआ तो इतने दिन चलेगा, इस नक्षत्र में हुआ तो 1 महीना चलेगा, इस नक्षत्र में हुआ तो आपको बुखार आपका ठीक नहीं होगा, टाइफाइड हो जाएगा, इस नक्षत्र में हुआ कि पैरासीटामॉल खाओ कल ठीक हो जाएगा, अरे आज ही खत्म हो जाएगा बुखार, ऐसा। तो ये नक्षत्रों का बहुत प्रभाव रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फलित ज्योतिष का जो मुख्य विधा है, जातक शास्त्र, संहिता शास्त्र, मुहूर्त शास्त्र, ताजिक शास्त्र, रमल शास्त्र, स्वर शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, अंग विद्या शास्त्र इत्यादि, है ना। अब जातक शास्त्र मतलब जन्म कुंडली इत्यादि। संहिता ज्योतिष क्या है, इसमें सूर्य चंद्र राहु बुध इत्यादि इन सब का जो है, इनके विषय में, इन जीवों पर, मतलब कूर्म नक्षत्र, ग्रह युद्ध, ग्रह वर्ष, गर्भ लक्षण। देखिए मैंने वहां पर संहिता कहा था ना, तो वहां पर संहिता का क्या मतलब था, देखिए सूर्य चंद्र राहु बुध गुरु शुक्र शनि केतु सप्तऋषि, कूर्म नक्षत्र, ग्रह युद्ध, ग्रह वर्ष, गर्भ लक्षण, गर्भधारण, संध्या लक्षण, दिग्दाह, भूकंप, उल्का, परिवेश, इंद्रायुध, रजो लक्षण, उत्पात अध्याय, अंग विद्या, वास्तु विद्या, वृक्षायुर्वेद, प्रसाद लक्षण, छत बनाने का मसाला, गाय भैंस कुत्ता, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ में इन सब के निर्माण विधि इत्यादि, मतलब इन सब को, तो ये सब संहिता के अंतर्गत आता है। मुहूर्त,
मुहूर्त शास्त्र ही फलित ज्योतिष का वह अंग है जिसके द्वारा जो काम करना है, जो संस्कार करने हैं, यज्ञ करना है ना, उसका जो मुहूर्त निकाला जाए, उसका समय निकाला जाए, तो उसके संस्कारों के समय का ज्ञान जो किया जाता है वो मुहूर्त शास्त्र है। ताजिक शास्त्र, ताजिक क्या होता है? ताजिक मतलब होता है मानव का जो आयु होता है, तो हर साल नया साल होता है ना, नवीन वर्ष प्रवेश, ताजा वाला मामला। तो नवीन वर्ष प्रवेश का जो समय है, उस समय को जान करके कुंडली के द्वारा वर्ष का, देखिए, वर्ष फल, मास फल, दिन फल, आप दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राग दशा, सूक्ष्म दशा इत्यादि जब निकालेंगे तो आप एक एक दिन का फलादेश निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि एक एक घंटे का फलादेश निकाल सकते हैं, पूरे जीवन का। अगर आप चाहे किसी व्यक्ति के जीवन का एक एक घंटे की क्रिया को लिख दिया जाए तो ये ज्योतिष लिख सकता है। रमल शास्त्र, रमल शास्त्र के अंतर्गत पासा डालने की प्रक्रिया होती है, मतलब पासा रहता है, जैसे लूडो की गुट्टी होती है ना, वैसे ही गुट्टी होती है, वैसे उसको करते हैं। उसके भी ग्रंथ इत्यादि सब अब उपलब्ध हो गए हैं, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं रमल शास्त्र पर। और जो है ज्योतिष के दर्शन पक्ष पर हम लोग काम अभी कर रहे हैं। स्वर शास्त्र, मनुष्य का जो श्वास होता है, प्रश्न करता है गुरुजी हमारा बेटा जो है घर से भाग गया है, गायब हो गया है, आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ है? तो गुरुजी ने तुरंत देखा तुम्हारा नाक का कौन सा भाग स्वेलिंग में है, मतलब जो श्वास निकल रही है, श्वास चल रही है। हम लोग की वजह से नासिका देख करके अनुमान कर लेते हैं कि कौन सी नासिका इसकी चल रही है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। शुरू में आपको पूछने की जरूरत पड़ेगी 2-4 दिन, है ना, कि आपका कौन सा नासिका चल रहा है, लेकिन बाद में जब आपको अनुभव हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी नासिका चल रही है। और उससे जो है फल शास्त्र, फलित करना स्वर शास्त्र कहा जाता है। इसका ग्रंथ है शिव स्वरोदय। अब आता है अंग विद्या, ये सामुद्रिक शास्त्र, शरीर के अवयव को देखकर, ललाट को देखकर, मस्तक को देखकर, बाहु को देखकर, वक्ष को देखकर इत्यादि, हाथ पैर की रेखा को देख करके फलादेश कहने की जो विधि है वो अंग विद्या, पॉमेस्ट्री है ना। प्रश्न शास्त्र, प्रश्न कुंडली, इसके अंदर केरल ज्योतिष संग्रह भी है, केरल प्रश्न ज्योतिष संग्रह। अचानक किसी भी समय ग्रह स्थिति का जो भविष्य फल जानना हो वो प्रश्न शास्त्र के अंतर्गत आता है। अब ये गणना करने की जो अपने यहाँ है, अपने यहाँ जैसे एक कमल के पत्ते को, एक कमल का पत्ता है और कमल का पत्ता बहुत कोमल है, उसको आप सुई से छेद करते हो तो सुई जितने देर में उसको क्रॉस करती है, पत्ते को छेदती है, उतने समय को एक त्रुटि कहते हैं। तो समय की सबसे छोटी इकाई होती है त्रुटि, और त्रुटि से हमारे यहाँ प्रारंभ होता है। ठीक है। अब काल, ये काल भी 2 प्रकार का है भैया, एक अंत करने वाला मतलब मृत्यु वाला काल, एक कलनात्मक जोड़ने वाला काल। खैर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपकी इकाई है, इन सब चीज का हम आपको अध्ययन अध्यापन कराएंगे। कल हम आपको जो है 9 प्रकार के मान बताएंगे, नवविध काल मानम। हम लोग 9 जो है कौन कौन सा वर्ष हम लोग मानते हैं और कौन सा किस वर्ष का हम लोग कैसे करते हैं, और ये पृथ्वी का जो तत्व इत्यादि है, ये सब हम आपको भविष्य में कक्षा के अंतर्गत चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। यदि किसी का कोई प्रश्न हो, हाँ, आपके लिए जो है ये किताब तो मैं ग्रुप में प्रेषित कर दूंगा। एक प्रश्न है आप लोगों के सामने, प्रश्न ये है कि जब जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की खोज किसने की? ठीक है, और एक चीज और है आपके लिए, आपके सामने
ज्योतिष के आचार्य, तो हम अगली कक्षा में ज्योतिष के आचार्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। और हम लोग वराहमिहिर पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देता हूँ। हमारा आपसे बस एक प्रश्न है, जो हमारी पिछली कक्षाओं में थे उनके लिए प्रश्न नहीं है तो वो उत्तर नहीं देंगे, बाकी जो है बाकी लोग उत्तर देंगे। 0 की खोज आर्यभट्ट ने की, तो बाकी के 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों की खोज किसने की। यदि आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग अपना प्रश्न रख सकते हैं। कल से कक्षा का प्रतिदिन समय यही रहेगा। कर्मकांड की कक्षा का समय 7:30 से 8:30 और ज्योतिष की कक्षा का समय 8:30 से 9:30। एक कोर्स में जो प्रवेश लिए हैं